दोस्तों फाइनली मुझे रशिया का स्टिकर वीज़ा मिल गया। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इस वीज़ा के चक्कर में मेरी वाट लग गई। सबसे पहले मैं आपको वीज़ा दिखा देता हूँ। मैं आपको पूरा वीज़ा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है। अगर मैंने आपको पूरा वीज़ा दिखा दिया तो यूट्यूब मेरा वीडियो डिलीट कर देगा, तो मैं नहीं चाहता मेरा वीडियो डिलीट हो। ये देख लो थोड़ा सा वीज़ा आप, ये है रशिया का स्टिकर वीज़ा जो मुझे मिला है कजाकिस्तान से। लेकिन ये वीज़ा मिलने के पीछे जो कहानी है ना, वो मुझे आपको सुनाना बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि अगर मैंने आपको ये कहानी नहीं सुनाया तो आने वाला जो वीडियोज़ है, आने वाली जो कहानी है 100 डेज ऑफ 100 स्टोरीज़ की, आपको समझ में नहीं आएगा। उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, फिलहाल मैं 100 दिनों के वर्ल्ड बैकपैक पे निकला हूँ। मतलब लगातार मैं 100 दिनों तक दुनिया घूम रहा हूँ। एंड ये मेरा सपना हुआ करता था कभी वर्ल्ड ट्रैवल करना, और आज मैं फाइनली कर रहा हूँ। और हर दिन आपके साथ मैं एक नई कहानी शेयर कर रहा हूँ। हर दिन तो नहीं, कभी कभी बीच हो जाता है खैर, तो इस रशिया के स्टिकर वीज़ा की कहानी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो स्वागत है आपका 100 डेज ऑफ 100 स्टोरीज़ की कहानी नंबर 17 में। वैसे कजाकिस्तान में इस स्टिकर वीज़ा लेते दौरान मैंने कुछ वीडियो शूट किया था। सबसे पहले आप वो देख लो, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम कजाकिस्तान। कल की फ्लाइट की एक्सपीरियंस इतनी गंदी रही ना कि मेरी तबीयत खराब हो गई। बस में चढ़ने तक मैंने ब्लॉगिंग की, वीडियो बनाई, उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया भाई। उल्टी लग रहा है, चक्कर आ रहा है, शरीर धीप गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर बस से उतर गया, फिर मैंने टैक्सी बुक किया। उसके बाद मैं हॉस्टल आया। हॉस्टल आने के बाद कुछ दवाइयाँ ली मैंने, फल से पेट पूजा करके मैं मस्त सो गया। देखो अलमाटी आने का मेरा मेन रीजन ये है कि मुझे यहाँ से चाहिए रशिया का स्टिकर वीज़ा। तो कजाकिस्तान में मेरा सबसे पहला काम है रशिया का स्टिकर वीज़ा लेना। उसके बाद ही मैं इस शहर को घूमूंगा। बाकी यहाँ की भी रूल रेगुलेशन भाई दुबई की तरह है। रेड लाइट है, अभी हम क्रॉस नहीं कर सकते जेब्रा क्रॉसिंग से। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ का लोकल सिम कार्ड लेने। पता पिछली बार ना मैं सिम में रिचार्ज किया था अपने इंडियन सिम में रोमिंग। भाई वो ढंग से काम कर नहीं रहा था। ओटीपी, मैं अभी ओटीपी मांगू, 5 मिनट बाद ओटीपी आए, क्या ही फायदा भाई। उससे अच्छा यहाँ का लोकल सिम ले लो, अच्छे से काम करता है। एक्सक्यूज मी यार, Tele2 सिम कार्ड दिस वे? Tele2 सिम कार्ड, सिम कार्ड Okay, you should go 3 street down. Okay. And on the left you will see the big market which name Passage. I'll show you the photo. Yeah. यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हो तो कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं होगी जो आपको ओवरटेक करेगी। अगर वो आ रही है तो रुक जाएगी, आपको पास होने देगी भाई। बाकी इस एरिया में तो भीड़ भड़ाका है ही नहीं जहाँ मैं रुका हूँ भाई, पूरी खाली है ऐसा लगता है। जबकि अलमाटी जो है कजाकिस्तान का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है आपका। इसकी कैपिटल तो आपका अस्ताना है। एक देखो लेडी भाई कितनी प्यार से, पांडा है पता नहीं क्या है भाई, कोई पक्षी है, उसका टेडी बियर है, आराम से कैरी कर रही है। एक कार बीच में फंस गया भाई स्टोर में भी लोगों को इंग्लिश की परेशानी है, ट्रांसलेटर की मदद से काम चल रहा है यहाँ पे मैंने बोला है कि मिनिमम डेज का दो, तो 28 डेज का लास्ट आई थिंक। एंड देखो कितनी प्राइस बोलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ना लोगों को कॉमन 2 लैंग्वेज आती है। एक आपकी आती है रशियन और एक यहाँ की आती है कजाकिस्तानी, कजाक जिसको बोलते हैं। 5000 की सिम पड़ रही है यहाँ का, मतलब इंडिया का करीब मान लो 800 रुपये ऐसा कुछ। ठीक ही है यार, ये है कजाकिस्तान से, लेकिन इसको कजाक नहीं आता, रशियन आता है। बताओ अब मुझे कोई कैफे ढूंढना है, खाने वाला कैफे नहीं भाई, डिजिटल कैफे। मुझे प्रिंट आउट निकलवाना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो मैंने वीज़ा भरा है ऑनलाइन रशिया का, फिर इन्विटेशन लेटर, पासपोर्ट का फोटोकॉपी, ये सारी चीजें। कहाँ जाऊँ यार पता नहीं चल रहा है। ये था जी आपका फोटोकॉपी की दुकान जहाँ से मैंने सारा कुछ प्रिंट करवा लिया। अब चलते हैं रशियन एम्बेसी। ये लो भाई आ गई अपनी बस, पीछे वाली है 66। लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, इंग्लिश आती ही नहीं है इन लोगों को। जब तक कि मैं फ़ोन निकालूं तब तक बस चल जाती है यहाँ पे। मैंने अपने हाथ में लिया करीब 100 रुपये, मतलब यहाँ का 100 देंगे। मैंने बस को दिया, वो सारा रख लिया और फिर मेरे लिए गेट खोल दिया। मैं बोला यहाँ पे नहीं उतरना भाई, मैं तो यहीं पे चढ़ा हूँ। फिर कहता ठीक है अंदर बैठो, अपने भाषा में, ठीक है अंदर बैठो। अब मैं गूगल मैप खोल कर बैठा हूँ। उसको मैंने दिखाया मैप कि यहाँ जाना है, तो पता नहीं क्या बोल रहा है। बस के चक्कर में मैं लेट हो गया भाई। अब वो बोल रहे हैं 2 बजे के बाद आओ। गेट बंद थी, गेट पर ही माइक लगी थी, वहीं से मैंने हेलो बोला, फिर उधर से वो रिप्लाई दिए जब मैंने उनको बोला कि मुझे वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो अब देखते हैं आसपास में कोई कैफ़े, वहाँ पे जाकर बैठेंगे।
अभी समय हो रहा है 12:39, करीब 1.5 घंटे इंतज़ार करना है मुझे। अभी एक मैप पर सर्च करके दोस्तों मैं आ गया हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट में। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और मुझे कुछ इंडियन खाना खाना था। थैंक यू भाई, काफ़ी टाइम के बाद मैं भाई इंडियन खाना खा रहा हूँ। वैसे इसका यहाँ पर चार्ज लगा है 2800 तेंगे, इंडियन रुपीज़ में करीब 500 रुपये हो जाता है। ठीक है यार, 500 में खाना मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। चम्मच इनका कितना बड़ा होता है यार, मेरा मुंह छोटा है, इतना बड़ा चम्मच में क्या ही करूँगा। अपने इंडियन टेस्ट के खाना को कोई भी बीट नहीं कर सकता भाई, खास करके मेरे लिए। चलो जी, खाना पीना हो गया, 13:40 हो गए, 1:40। अब चलते हैं सीधा रशियन कंसल्टेंट वीजा सेंटर, देखते हैं क्या होता है भाई। मुझे लगा था उन्होंने बोला है टुडे 2 PM, मतलब माइक में बोल रहे थे टुडे 2 PM, तो मुझे लग रहा था आज के बारे में बोल रहे हैं, पर एक्चुअली वो बोल रहे थे ट्यूसडे 2 PM, मतलब कल। आज मंडे है, कल ट्यूसडे। अभी मैंने फेस टू फेस बात किया, कह रहे हैं कि कम ऑन टुमारो 2 PM, मतलब ट्यूसडे 2 PM। बाकी मैंने पूछा तो बोल रहे वीजा तो मिल जाएगा, लेट्स सी अब क्या होता है। और सबसे पहले हमें भाई अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे इनके साइड से, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। इन्होंने अभी बताया कि पहले आप अपॉइंटमेंट ले लेना, तब आना कल। चलो जी, एक नई दिन, एक नई सुबह में आपका स्वागत है कजाकिस्तान से। अभी समय हो गया है 13:01। मैं निकल पड़ा हूँ वीजा ऑफिस के लिए। अब देखो, आज मैं वीजा ऑफिस जाता तो हूँ, लेकिन ऑफिस जाने के बाद मुझे क्या पता चलता है कि आज मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पाएगा। मैंने बोला क्यों? क्योंकि आपको जो अपॉइंटमेंट मिला है वो मिला है 7 दिनों के बाद का। अब आपको 7 दिन बाद आना है। भाई कजाकिस्तान से ना बहुत सारे लोग रशिया का स्टिकर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो मुझे मिला अपॉइंटमेंट 7 दिनों के बाद का। अब मेरे पास मात्र 10 दिन बचे थे वीज़ा के लिए। अब मैं ई वीज़ा भी अप्लाई नहीं कर सकता था, क्योंकि ई वीज़ा अगर मैं अप्लाई करता तो मुझे हो सकता था कि 12 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, रशिया का स्टिकर वीज़ा अब लेना। तो फिर मैंने अब क्या किया, 7 दिनों के बाद मैं वापस से वीज़ा ऑफिस गया, मतलब रशिया का वीज़ा ऑफिस गया। हाँ, उन 7 दिनों के दौरान मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, चुपचाप हॉस्टल में बैठा रहा और अपना वीडियो एडिट किया। तो वीज़ा ऑफिस जाने के बाद मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया और उन्होंने मुझे बोला कि अब आप 1 तारीख को आइए। मैं चुपचाप स्लीप लेकर ऑफिस से बाहर आ गया। ऑफिस से बाहर आने के बाद मैं सोच रहा हूँ, रामजीत एक बात बताओ, हमारा वीज़ा कजाकिस्तान का 28 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, रशिया का वीज़ा मुझे 1 तारीख को मिल रहा है। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि किसी भी कंट्री में ओवर स्टेज करना इलीगल माना जाता है। ठीक है, वैसे तो फाइन भरना पड़ता है, बट एक तरह से इलीगल माना जाता है। मैं वापस से गया, उनको सारा समस्या बताया ऑफिस में कि सर ऐसी बात है। तो फाइनली मुझे 28 तारीख को वीज़ा मिल जाता है, मतलब जिस दिन मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था रशिया का, सॉरी कजाकिस्तान का। लेकिन मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ओवरस्टे करना ही पड़ा था कजाकिस्तान में। ये सारी स्टोरी मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे मैं वहाँ पे ओवरस्टे करता हूँ, फिर मैं कैसे कजाकिस्तान से, जब मैं ट्रेन से ट्रैवल करके मतलब बॉर्डर क्रॉस कर रहा था कजाकिस्तान और रशिया का, तो बीच में मैं कैसे फंस जाता हूँ। फिर 24 घंटे के लिए मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास रहता हूँ, मतलब पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर के पास रहता हूँ। काफ़ी सारी पूछताछ होती है कि क्यों मैंने ओवरस्टे किया, मतलब काफ़ी सारा लफड़ा होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये कहानी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, तभी आप आगे की कहानी को रिलेट कर पाओगे कि आखिर क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने कजाकिस्तान में ओवरस्टे किया और मेरे साथ फिर इतना सारे लफड़े हो गए। खैर, इस वीडियो में छोटा सा पार्ट आपको और देखने को मिलेगा, वो आप देख लो। देन आज की कहानी में इतना ही। What is this? Are you selling this? Брелки. Можно на ключ вот так повешать? ओके मैंने अभी अपने हॉस्टल के पास में बैठकर, यहाँ पे मतलब जगह है, तो वीडियो अपलोड कर रहा था। यहाँ पे ना 2 बच्चे हैं भाई, इनकी उम्र कितनी हो रही होगी, करीब 10 साल से भी कम हो रही होगी। ये लोग ना कुछ बेच रहे भाई, ये देखो। तो मेरे को वहाँ से बुलाया, कहता है कि आपको लेना है, मतलब अपने भाषा में। दिस इज़ वेरी गुड, आई लाइक इट। पता नहीं इन्होंने क्या लिख के रखा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। और ये कुछ बना रहे भाई। अब देखो, ऐसा नहीं कि बच्चों के पास पैसे की कमी है, खाने की कमी है भाई, इनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, मैं जब से नोटिस कर रहा हूँ ये जितने का बेचे नहीं होंगे, पर ना जाने कितना इन्होंने खा लिया। एक्चुअली ये बिजनेस करने के लिए सीख रहे हैं भाई इस एज में। सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि जो भी लोग यहाँ से पास कर रहे हैं उन सबसे ये अप्रोच कर रहे हैं, मतलब अपना सामान बेचने का प्रयास कर रहे हैं भाई। एक कहावत है ना कि जिस इंसान को बेचने आ जाता है ना, वो ज़िंदगी में सबसे आगे जाता है। तो ये चीज़ मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। मैं करीब आधे घंटे से बैठा हूँ और इनकी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ। एक सोशल फियर होता है ना इंसान के अंदर, लोगों से बात करने में, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करने में, तो ये चीज़ जो है इनके अंदर दूर हो रही है भाई। इतनी कम उम्र में ये कर रहे हैं। योर नेम Masha? एंड विच क्लास? 4. 4 क्लास।
सो मी योर बॉक्स। भाई इन्होंने अभी देखो भाई इतना अर्निंग कर लिया है। ऐसा नहीं कि अपना पढ़ाई छोड़कर कर रहे हैं भाई, अपने फ्री टाइम में कर रहे हैं ये। बाय बाय, गुड बाय। Goodbye. अभी आ गया हूँ दोस्तों एक सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीदने, सब्जी खरीदना यार। यहाँ का सिस्टम पता है क्या है, सारी सब्जी ऐसे लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक लो, उसमें जो भी सब्जी लेना उसको डालो, उसके बाद इसको यहाँ पर ऐसे रखो, फिर क्लिक करो, ये सब्जियाँ हैं। अब इस पर ये क्लिक करो कि कौन सी सब्जी है तुम्हारा, तो मैं लिया हूँ भाई गाजर। अब ये वेट कर लिया और अपने आप आपका यहाँ पर टोकन आ गया। ये टोकन यहाँ पे चिपका दो। मेरा आया है भाई 474 तेंगे का। मैं जब शुरू आया था तो मैंने क्या किया ना कि सारा सब्जी एक ही प्लास्टिक में डाल दिया। फिर काउंटर पे गया तो उसने सारा अलग अलग किया। मैंने इसलिए एक में डाला था कि मैं सोचा था भाई इतनी सारी प्लास्टिक में क्या करूँगा, मैं ऐसे भी प्लास्टिक कम यूज करना चाहिए, तो ये सोचकर मैं एक ही प्लास्टिक में सारा डाल दिया था। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, आपको एक आलू भी लेना है तो एक प्लास्टिक में डाल के देना है वहाँ पर स्टिकर लगेगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वेट कितना है, प्राइस कितना हुआ, सारा कुछ। जैसे मैंने अभी आलू लिया, आलू ही मेरा एक साथी है सब्जी, जिसे मैं आराम से बना लेता हूँ और खा लेता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मैं कुत्ता के खाने वाला बिस्कुट उठा लिया था, नीचे नहीं देखा, नीचे लिखा हुआ था, मैं सिर्फ ऊपर देखा, बिस्कुट उठा के चला गया। अभी मुझे वापस से बिस्कुट लेना है, तो एक मैम है, उनको इंग्लिश आती है, तो उनका हेल्प ले रहा हूँ मैं। मतलब ये तो मुझे पता है कि कौन सी बिस्किट खुद का खाने वाला है, लेकिन मैं इनसे रिकमेंडेशन मांग रहा हूँ कि कौन सी बिस्किट सबसे अच्छा है, गुड फॉर ब्रेकफास्ट। 4000 तेंगे की सामान हो गई भाई, ढेर सारा सामान खरीद लिया आज मैंने ये भाई जी को देखो भाई, ये स्कूटर का मुझे वो लग रहा है, टेम्पू लग रहा है नाइस। अभी मैं बना रहा हूँ दोस्तों अपना लाया हुआ सब्जी गोभी। पता है यहाँ पे जो गैस का सिस्टम है वो थोड़ा अजीब है भाई, थोड़ा नहीं बहुत अजीब है। हमारे यहाँ क्या होता है, फ्लेम होता है ना, यहाँ पे फ्लेम है ही नहीं। ये जो गैस है आप देख रहे हो, ये ओवन की तरह काम करता है, मतलब यहाँ से सिर्फ हीट निकलता है। शुरुआत दिन तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई फ्लेम क्यों नहीं आ रहा है, किधर है, क्या है। फिर बाद में देख रहा हूँ लोग इसी पे काम कर रहे हैं, है तब समझ में आ गया कुछ ऐसे काम करता है यहाँ का गैस सिस्टम। हर देश में भाई अलग अलग चीज देखने को मिलता है। ये लो जी अपना खाना रेडी है। मैंने खट से ये गोभी का भुजिया बना लिया और रोटी यहाँ पर बना बनाया मिल जाता है। अभी मैं आपको यहाँ का रोटी दिखाता हूँ भाई, इतनी बड़ी रोटी होती है यहाँ पे ऐसे। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक नई कहानी के साथ।